एक मंजिल वाले मोहल्ले में बहू का 4 मंजिल का ससुराल। हाय हाय हाय, मार दिया रे। अरे पूजा जी, ओ पूजा जी, सुन रही हो? जी बोलिए। अरे मिसेस सक्सेना जी, आप हैं? बताइए। पूजा जी, वो कल मैं आपकी माँ को जो साग देकर गई थी, वही बर्तन मंगवाने थे। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। ठहरिए, मैं नीचे इशिका या सोनल को बोलकर आपके बर्तन भिजवा देती हूँ मिसेस सक्सेना। क्या बात है, इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही है? थकी रही हूँ तो लग रही हूँ। अब देखिए जरा, कपड़े धुले हैं तो उन्हें लेकर ऊपर आना पड़ा फैलाने के लिए। 4 मंजिलों का घर है, ऐसे में थकान ना हो तो क्या हो। सही कहा जी। मैं तो आप तीनों ही बहुओं की बड़ी हिम्मत मानती हूँ, जो आप अपने घर में 4 मंजिल चढ़ उतर कर काम कर लेती हो। अरे बस मोहल्ले में आपका ही घर ताजिया का खड़ा हुआ है। हमारे तो सभी के घर बस 1 मंजिल के ही हैं, तो हमें छत के काम हो या घर के कोई भी काम करने भारी नहीं पड़ते। पूजा से ऐसे ही उसकी पड़ोसन बातें करने लगी। कुछ देर बाद बातें बनाकर वो अपने काम देखने को चली गई और पूजा अपने कामों में लग गई। वैसे सही ही तो बोल रही थी मिसेस सक्सेना। पूरे मोहल्ले में बस हमारा ही घर 4 मंजिल का है और 4 सीढ़ियां चढ़ उतर कर काम करने में बहुत ही ज्यादा ताकत लगती है। अब तो कुछ समय बाद बस देवर जी की शादी भी होने वाली है। भगवान जाने तब क्या होगा। पूजा ऐसे ही कपड़े फैलाते हुए खुद से ही बातें करने लगी। पूजा, सोनल और इशिका तीनों भावना की बहुएं थी। भावना एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी, जिसका घर अपने मोहल्ले में सबसे ज्यादा बड़ा था। जहां मोहल्ले में बस 1 या 2 मंजिलों के घर थे, वहीं भावना के घर में 4 मंजिलें थी और चारों ही बढ़ती भी जाती थी। मेरा ही कमरा सबसे ऊपर तीसरे फ्लोर पर होना था। दिन में 5 बार भी कमरे का काम पड़ता है तो 5 बार ये ढेरों सीढ़ियां चढ़कर जानी पड़ती हैं। हाँ, मर गई रे मेरे पाँव। इशिका बेचारी भी थकते थकते नीचे से ऊपर गई और फिर ऊपर से उसे वापस नीचे ही जाना पड़ा। बहू, ले आई तू वो वाली किताब जो मैंने बोली थी? जी माँ जी, ये लीजिए। इसमें सारे ब्राइडल हार के फोटोज हैं। आपको जो अच्छे लगे आप रेशमा के लिए चूज कर लेना, फिर हम वही सुनार को बनाने का ऑर्डर दे आएंगे। इशिका की बात सुनकर भावना ने बुक में से अपनी होने वाली बहू के लिए ब्राइडल हार चूज करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसे डिजाइन पसंद भी आ गए और ये डिजाइन सबसे ज्यादा प्यारा है, सबसे सुंदर। मैं अपनी नई बहू के लिए यही डिजाइन बनवाऊंगी। हाँ जी माँ, सच में बहुत ही अच्छा है। रेशमा ये लेकर काफी खुश होगी। माँ जी, रेशमा ऊपर 4थी मंजिल पर ही रहेगी क्या? और नहीं तो क्या बहू, जैसे तुम्हारे पास 1 मंजिल है वैसी रेशमा को भी मिलेगी। भावना ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। देखते ही देखते कुछ दिन और बीते और वो दिन भी आ गया जब भावना अपने घर में एक और बहू ले आई। नजर ना लगे कितनी सुंदर बहू है मेरी। आजा बहू, अब अपने पाँव से कलश को गिराते हुए अंदर आ जा। अरे सोनल बहू, ला महावर की थाली ले आ। भावना की तीनों बहुओं ने बड़ी ही खुशी से अपनी नई देवरानी रेशमा का गृह प्रवेश वगैरह करवाकर स्वागत किया। जिसके बाद फिर भावना की बहू की मुंह दिखाई की रस्म हुई। सभी मोहल्ले की औरतें भावना के ही घर में इकट्ठा थी। भावना जी, बहुत सुंदर है आपकी बहू। ये लो बहू रानी, तुम्हारा तोहफा। और साथ में मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देती हूँ। तुम इस मोहल्ले के सबसे ऊंचे घर में ब्याही हो, पता नहीं तुम्हें ये जगह कैसे लगेगी। अरे मिसेस सक्सेना, अब हट भी जाओ, क्यों बेचारी बहू को डरा रही हो? हमें भी बहू की मुंह दिखाई करने दो। बहू, वैसे कह तो मिसेस सक्सेना सही रही थी, है तो तुम्हारा घर खतरनाक ही। सभी मोहल्ले की औरतें ऐसे ही मुंह दिखाई में बहू को तोहफा देने के साथ साथ चौकन्ना सा करने लगी। जिसे सुनने के बाद रेशमा भी अपने मन में सोचने लगी, ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मुझे मोहल्ले का सबसे खतरनाक घर मिला है? क्या ये लोग लड़ाकू हैं या कुछ और है? अभी रेशमा ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसके पास इशिका आई। रेशमा, चलो हमारे साथ आ जाओ, अब तुम्हारी अंगूठी ढूंढने की रस्म होगी। इशिका रेशमा को अंगूठी ढूंढने की रस्म के लिए ले आई। जिस बीच रेशमा मोहल्ले की औरतों की बोली हुई बातों को भूल गई। इन सभी रस्मों के बाद भावना बोली, चलो बहुओं, अब बस तुम बहुत मौज मस्ती और रस्म कर ली हो बहू के साथ। अब तुम तीनों इसे कमरे में छोड़ाओ। जी माँ जी, चलो रेशमा, अब तुम कमरे में चलो। पूजा के बोलने पर रेशमा भी अपने कमरे में जाने को खड़ी हो गई कि तभी सोनल बोली, रेशमा, इन भारी भारी गहनों और भारी जोड़े में तुम्हें ऊपर जाने में बहुत दिक्कत लगेगी। वैसे भी तुम्हारा कमरा सबसे ऊपर 4थी मंजिल पर है। 4थी मंजिल पर? मतलब मुझे इतने भारी भारी कपड़ों में 4थी मंजिल तक जाना पड़ेगा? हाँ बहू, वैसे तुम जवान खून को क्या भारी है 3-4 मंजिलें चढ़नी। जा, भगवान का नाम लेकर चढ़ जा।
भावना के बोलने पर रेशमा अपनी चौथी मंजिल पर जाने लगी। पहली मंजिल पर तो वो आराम से चढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने साथ साथ दूसरी मंजिल को चढ़ना शुरू किया तो फिर उसकी सांस फूलने लगी। हे भगवान, हाँ, मैं तो कभी अपनी जिंदगी में इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ी हूँ। हिम्मत रखो रेशमा, तुम चढ़ जाओगी। वैसे भी अब तो तुम्हें रोज ही इतनी सीढ़ियां चढ़कर और उतर कर काम करने पड़ेंगे। वो मोहल्ले की औरतें भी तुम्हें इसीलिए चौकन्ना कर रही थीं। पूजा की बात सुनकर रेशमा के होश उड़ गए। किसी तरह सीढ़ियों पर बैठते बैठते और थकते थकाते रेशमा सीढ़ियों पर चढ़ी और फिर अपने कमरे में आने के बाद थकान की वजह से वो बुरी तरह सो गई। अब रेशमा की शादी को लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। इस एक हफ्ते में उसे ऊपर नीचे के चक्करों ने बहुत बहुत ज्यादा थकाया था। मेरे तो पाँव दर्द करे। रोजाना 4-4 मंजिल चढ़ने उतरने से मेरा वजन भी कम हो गया है। हमारे घर से सही तो हमारे मोहल्ले के ही घर हैं। कम से कम वो लोग एक एक मंजिल के घरों में तो रहते हैं। रेशमा ऐसे ही तैयार होते हुए नीचे चली गई। नीचे जाते ही उसके लिए ऊपर का काम तैयार था। बहू, ये अचार का डब्बा है, जैसे धूप में रखा। तेरी तीनों जेठानियां भी ऊपर छत पर ही हैं। क्या माँ जी, अभी तो मैं ऊपर से आ रही हूँ, अब दोबारा से ऊपर जाऊँ? बहू, मैं जानती हूँ कि 4-4 मंजिल चढ़कर जाना आसान नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। भावना ने ऐसे ही रेशमा को समझा दिया, जिसके बाद रेशमा अचार का डिब्बा लेकर किसी तरह छत पर आ गई। ऐसे ही शाम के वक्त सभी रेशमा की मंजिल पर थे। माँ जी, और हम सभी यहाँ सबसे ऊपर हैं। अब नीचे दूध वाले आएंगे तो कौन दूध लाएगा? मैं तो इस 4 मंजिल घर से बड़ी तंग आ गई हूँ। बहुएं भी परेशान होती हैं। दूध ले लो। लो बहुओं, दूध वाला भी आ गया। जाओ जल्दी से कोई सी भी जाकर दूध ले आओ। माँ, मैं और ऋषिका तो दोनों रसोई के काम में लग रहे हैं। और माँ, मैं भी बिजी हूँ। बस एक मैं ही फ्री हूँ माँ जी, मैं ही जाकर दूध लेकर आती हूँ। रेशमा ऐसे बोलकर दूध लेने के लिए नीचे जाने लगी। नीचे जाते जाते उसे देर लग गई और जरा और देर में आ जाती है। मोहल्ले में सारी औरतें दूध लेकर चली गई हैं, बस आपके ही दर्शन सबसे देर में होते हैं। अरे नखरा किसे दिखा रहे हो दूध वाले भाई साहब? देर लग गई क्योंकि हम चौथी मंजिल पर थे। मोहल्ले से तो औरतें 1-1, 2-2 मंजिलों पर से आ जाती हैं, लेकिन हमारी कहानी जरा अलग सी है। ज्यादा बातें मत बनाओ, लाओ मुझे अपना दूध का बर्तन दो। दूध वाले ने आज बेवजह रेशमा को बातें सुना दी, जिसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आया। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। सब्जी वाला आता तो उन्हें ऊपर रहने की वजह से सब्जी लेने में देरी हो जाती थी, और अगर दूध वाला आता तो वो दूध देर से ले पाती थी, जिसकी वजह से बहुओं पर सभी गुस्सा करते थे। लेकिन सास को ये अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही आज के दिन। बेटा, मैं अब और बहुओं को इस तरह ऊपर के घर में परेशान होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि हमारी जो ऊपर की मंजिलें उन्हें किराए पर दे दो। 2 बेटे घर से निकलकर कहीं और रह लेंगे तो 4-4 मंजिल चढ़ने उतरने की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। माँ, आपने जब जब भी हमसे ऐसा बोला, मैंने तब ही अच्छे मकान की तलाश रखी है, लेकिन कुछ ढंग सा मिलता ही नहीं है। वैसे भैया, हमारे बराबर में जो मिश्रा जी हैं, वे अपना घर खाली करने की बात कर रहे थे। क्यों ना हम उनके घर ही खरीद लें? इस तरह अपना मोहल्ला छूटेगा नहीं, और ना ही हम अपने माँ से दूर होंगे। अरे ये तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम लोग अभी तक मुझे इस बारे में क्यों नहीं बता रहे थे? देखो, एकदम तो हम पर मकान खरीदने का पैसा नहीं निकलेगा, इसीलिए बेटा मैं अपने सोने का हार गिरवी रखवा दूंगी। उसके पैसों और अपनी बचत में से तुम लोग मकान ले लेना। हर वक्त की हाय हाय किच-किच तो खत्म हो जाएगी। भावना ने जैसा बोला था उसके बेटों ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने अपनी माँ का हार गिरवी रखकर अपने पड़ोसी का 1 मंजिला मकान खरीद लिया, जिससे कि भावना की 2 ऊपर वाली बहुएं इशिका और रेशमा रहने को चली गई। अब घर बदल जाने से बहुओं के बहुत से काम आसान हो गए थे। अब वो सभी काम वक्त से और बिना थके हर काम कर लेती थी, और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अरे वाह, देखो तो जरा मेरे शीशे के बर्तन धोने के बाद कितने बढ़िया हीरे की तरह चमचमा रहे हैं। लाजो खुद से बतियाते हुए अपने शानदार शीशे के घर के आगे बर्तन मांज रही होती है। तभी पड़ोसन सांवरी झाड़ू लगाते हुए बोलती है, क्या बात है लाजो, आज तो बड़े तड़के सवेरे सवेरे तुमने इतने सारे बर्तन मांज लिए। क्योंकि अब कालिक वाले बर्तन थोड़ी मांजने हैं। अब गए वो दिन जब हम राख मिट्टी से बर्तन मांजते थे। वैसे इन शीशे के बर्तन आ जाने से मुझको तो बड़ा सुख है। जरा सा साबुन लगाकर स्कॉच ब्राइट घुमाते ही बर्तन एकदम चकाचक हो जाता है। सच में जब से हमने भी शीशे का पक्का आंगन करवाया, झाड़ू लगाने में झिकझिक नहीं होती, वरना मिट्टी कच्चा आंगन बहारने लीपने में आधा दिन बीत जाता था। तभी बूढ़ी दुलारी के आंगन से गर्मा गर्म पकवानों की खुशबू शीशे के गांव के निवासियों तक फैल जाती है।
दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख दिन आयो रे। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख दिन आयो रे। हो गया गुजिया मालपुआ तैयार, इतने पकवान में तो पूरे गांव भर में बायना बाट ही लूंगी। सूरज की किरणें सीधे तौर पर गांव के निवासियों के शीशे के घरों पर बिखर रही हैं। सभी के घर हीरे की तरह चमचमा रहे हैं। कच्चे आंगन में बच्चे शीशे के खेल खिलौने से खेल रहे हैं। कुम्हार अपने आंगन में शीशे के बर्तन उभार रहा है। किसान फसल काटने में जुटे हुए हैं। हर तरफ खुशहाली है। पर क्या इस अनोखे शीशे के गांव के निवासियों का गुजरा हुआ कल भी इतना खुशहाली भरा हुआ था? आइए देखते हैं। जहां जौनपुर गांव के किसान कड़ी धूप में खेत में फसलों से अनाज अलग कर रहे होते हैं। सीताराम काका, अब की बार तो हमारे खेतों में खूब किफायती गेहूं की पैदावार हुई है। पैदावार अच्छी हुई है, फिर भी कौन सा मुखिया जी हम गरीब किसानों को फसलों के बदले बढ़ाकर दाम दे देंगे। इस साल भर लगाकर हम किसान बंजर जमीन को सींच कर फसल उपजाते हैं, फिर फसल के पुलों को पीट कर एक एक दाना निकालते हैं। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य देखो, अपना न पेट भर खाने को नसीब होता है, न सिर पर एक पक्की छत है। सही कह रहे हो सीताराम काका, सारे सुख तो मुखिया जी भोग रहे हैं। क्या शानदार शीशे की कोठी बनवाई है। हम गरीब लोग कच्चे मकान में दिन काट रहे हैं। जहां एक तरफ आसपास के सभी गांव तेजी से तरक्की कर रहे थे, वहीं जौनपुर गांव आज भी पूरी तरह पिछड़ा हुआ था। गांव के मुखिया को छोड़कर कुम्हार, बढ़ई, लुहार, लकड़हारा किसान सब मिट्टी और फूस की मढ़ाई में रहते थे। मगर मसला केवल यही नहीं था। बरसात उनका घर बह जाता और तूफान में तिनके की तरह उड़ जाता था। कुछ देर में सब लोग अपना अनाज लाद कर मुखिया के घर आते हैं। आओ आओ मेरे किसान भाइयों, स्वागत है, आओ। जयराम जी की मुखिया जी अनाज लाई है। हाँ हाँ, रख दो यहीं। गरीब किसानों का झुंड मुखिया के शीशे के आलिशान घर को देखने लगते हैं। मुखिया सबको पैसे देता है। ये लो सब लोग पैसे। इतने थोड़े पैसे देखकर चंदन निराश भाव से कहता है, मुखिया जी, ये क्या, फसल का वाजिब दाम तो दीजिए। इससे ज्यादा के तो हमने खाद और बीज लगाए हैं। इतने थोड़े पैसे में हम अपने घर की छत कैसे पक्की करवाएंगे? ए देख चंदनवा, मैंने फसल का दाम बिल्कुल जायज दिया है। अगर तुझे फसल नहीं बेचनी तो बेशक ले जा, जा बोरी उठा के। मुखिया अपनी अमीरी का ताव दिखाकर शीशे के घर में चला जाता है। सारे किसानों की पक्का घर बनाने की आशा टूट जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ लाजो अपने कुम्हार पति से झगड़ा करती है। हे राम जी, मेरे तो करम फूट गए। रोज रोज कालिक वाले बर्तन मांज मांज कर मेरे गोरे हाथ कोयले जैसे काले पड़ गए हैं। अजी सुनते हो, कब बनवाओगे तुम पक्का घर और कब तक मुझसे मिट्टी के बर्तन मंजवाओगे? सारे सुख तो उस मुखिया की सेठानी के भाग्य में लिखा है। शीशे के घर में रहती है, शीशे के बर्तन में खाती है। तुम भी मेरे लिए शीशे वाला घर बनवाओ। लज्जू, तू क्यों बिना बात के झगड़ा करती है? अरे मैं गरीब कुमार दिन भर चाक पर बर्तन बनाता हूँ तो जाकर थाली में 2 निवाले आते हैं। मुखिया की बराबरी में नहीं कर सकता। और इंसान की जितनी की चादर उतने पैर पसारने चाहिए। तो फिर सुन लो, आज से मैं ये कालिक वाले बर्तन नहीं घिसने वाली और खाना भी पकाकर परोस कर नहीं दूंगी। मेरे लिए शीशे की रसोई बनवा कर दो। पता है, सेठानी के घर में रसोई भी शीशे की एकदम चमचमाती रहती है और डब्बे भी चिपचिपे नहीं होते हैं। गांव की घरेलू महिलाएं मिट्टी की रसोई और घर आंगन की लिपाई पुताई से परेशान हो चुकी थी। तो वहीं पुरुष लोगों के लिए पेट भरवाना भी भारी पड़ता था, क्योंकि गांव में मुखिया के कांच की फैक्ट्री के सिवा रोजगार का कोई भी दूजा साधन नहीं था। मदन, देख, ये शीशे की अलमारी कितनी सुंदर लग रही है। काश के ऐसी सुख सुविधा की चीजें हमारे घर में भी होती। अरे भाई, हमारे तो घर कहीं कोई ठिकाना नहीं है। जरा सा तूफान आता नहीं कि सर से छत छिन जाती है। तो यह सब सुख सुविधा की चीजें क्या लगाएंगे? दोनों आपस में बातें कर रहे होते तभी मुखिया उन पर दाना पानी लेकर चढ़ जाता है। अरे ओ मदन ललिता, चलो चलो, बातें के चौधरी मत बनो। ये सारी शीशे की अलमारी, बर्तन, क्रॉकरी सब ट्रक में लदवाओ। गाड़ी शहर जाने वाली है। और बाकी ये टूटे शीशे ले जाना, कबाड़ में डाल देना। दोनों मिलकर सारा शीशा इकट्ठा करके घर ले आते हैं। उसी रात बहुत तेज आंधी बारिश होती है, जिससे कि सबकी छप्पर उड़ जाती है और कईयों की मिट्टी की मड़ई तो मलबा बन जाती है। अरे कितने जतन से कहां से मिट्टी और घास लाकर हमने झोपड़ी तैयार की थी। इस बार भी हमारी झोपड़ी टूट गई। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? पूरा गांव दुख में डूबा होता है। तभी सुरभि नंदू कहते हैं, दुलारी दादी, हम लोग भी अपने अपने लिए शीशे का घर बना लेते हैं ना। फूस तो हल्का होता है इसलिए उड़ जाता है।
हाँ, और मिट्टी भी बारिश में गलकर बह जाती है, लेकिन हमारा शीशे का घर बारिश तूफान में भी टिका रहेगा। दोनों बच्चे लड़कपन में गरीब बेआसरा गांव वालों को राह दिखाते हैं। पूरा गांव शीशे के घर बनाने में जुट जाते हैं, जिसमें बढ़ई और कुम्हार का सबसे ज्यादा योगदान था। किशन भैया, घर का ढांचा तैयार करने का जिम्मा मेरा और प्रकाश का है। बाकी आप तो मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण हो, तो शीशे का ढांचा आप लगाना। अब कुछ पुरुष मजबूत लकड़ी काट कर लाते हैं, महिलाएं गड्ढा खोदती हैं और कुछ लोग नींव डालते हैं और सब मिलकर मिट्टी का लेप चढ़ाकर गीली दीवारों पर शीशे चिपकाते हैं। इसी तरह गरीब गांव वाले जुगाड़ शीशे का पूरा गांव बना लेते और दुलारी सीताराम झूम झूम कर नाचते हैं। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, कितना अनोखा लग रहा हमारा शीशे का गांव। विधाता ने हमारा मिट्टी का भाग्य बदल दिया दुलारी, अब हम शीशे के घर में रहेंगे। वहीं किशन लाजों के लिए शीशे की रसोई और बर्तन भी संवारता है। वहीं गरीब बेआसरा गांव वालों के सर पर छत आ जाती है। सब लोग अपने शीशे के शानदार घरों में विश्राम करते हैं। तो तभी बूढ़ी दुलारी गांव के हर एक घर में पकवान बांटती है। अरे लाजो सांवरी, लो बायना लाई हूँ, ले लो। अरे क्या बात है काकी माँ, ये गुजिया किस खुशी में खिला रही हो? अरे बरसों के बाद हमारे गरीब मिट्टी के गांव में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। ये पकवान हमारे शीशे के अनोखे गांव के बदलाव की खुशी में है। मुंह मीठा करो। तभी गांव के बाहर का एक सैलानी उनके गांव में आता है और अनोखे शीशे के घर खिलौने देखकर तस्वीरें खींचता है। अरे ओ शहरी बाबू, कौन हो तुम और हमारे शीशे के गांव की तस्वीर क्यों खींच रहे हो? माता जी, मैं शहर से आया हूँ। मुझे आपका शीशे का गांव बहुत ही ज्यादा भाया। मैं इस गांव में फैक्ट्री डालना चाहता हूँ। अगर आप हमारे गांव में उद्योग शुरू करेंगे बाबू साहब, तो हम गरीब गांव वालों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। हम शीशे की अलमारी, पलंग, फर्नीचर बनाने में कुशल हैं और हम आपके आभारी रहेंगे यदि आप हमारे गांव में रोजगार खोलते हैं। तो हमें हमारे गांव में रहकर ही रोजी रोटी कमाने को मिलेगा। इस तरह धीरे धीरे गांव विकास की तरफ बढ़ने लगता है। गांव में शीशे का उद्योग शुरू होने से गरीब गांव वाले अपना बाल परिवार का भरण पोषण करने लगते हैं। वहीं लालची मक्खर मुखिया हाथ मलते रह जाता है। इस तरह शीशे के गांव के निवासी खुशहाल तरह से जीवन यापन करने लगते हैं।